फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो फाइनेंस क्या है? वित्त। जब धन की आवश्यकता हो तो अगर धन उपलब्ध हो जाए उसे हम लोग फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? तो फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे जो है कि लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में सेलिंग और बाइंग करने के लिए जाते हैं, या तो वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट को अगर हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते थे, एक तो है कि क्या कहते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट इसको बोल सकते थे। जब प्राइमरी मार्केट वो प्लेस था जहाँ पे कि पहली बार चीजों को खरीदा जाता था, जहाँ पे कि चीजों को पहली बार जो है कि खरीदा जाएगा, या तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट हैंड। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट हैंड चीज बिकेगा, एकदम पेटी पैक माल। सेकेंडरी मार्केट क्या है? जहाँ की जो खरीदा हुआ सामान है उसको बेचा जाए, यानी कि जैसे फर्स्ट हैंड क्या हो गया? फ्लिपकार्ट। सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया? तो OLX, जहाँ पे कि खरीदा हुआ सामान फिर से बेचा जाता है, रीपरचेज किया जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट को दूसरे तरीके से अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट जहाँ की सेटलमेंट 1 साल से कम अवधि में हो जाता है, उसको बोला जाता है क्या कहते हैं? मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट जहाँ की सेटलमेंट 1 साल से अधिक की अवधि में होता है, उसको बोला जाता है कैपिटल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके से भी हो सकता है कि आप डेप्ट ले रहे हैं या फिर इक्विटी ले रहे हैं। डेप्ट डेप्ट मार्केट का मतलब कि ऋण, आप किसी से कर्ज ले रहे हैं, ठीक है, या किसी को कर्ज दे रहे हैं, तो वो हो गया डेप्ट मार्केट। और इक्विटी मार्केट क्या है? कि वो जहां आप कर्ज ले रहे हैं लेकिन उसको भागीदार बना रहे हैं। जैसे कि मैंने कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपसे कर्ज लिया, तो कर्ज लेने में क्या होता है कि मैंने आपसे कर्ज लिया, 1 लाख रुपए का कर्ज लिया 5% इंटरेस्ट रेट पे। मेरा फायदा हो या नुकसान हो मुझे पता नहीं, लेकिन साल भर के अंत में आपको, या जितने भी टाइम के लिए मैंने कर्ज लिया है, आपको उतने टाइम के बाद उतना इंटरेस्ट जोड़ के दे देना पड़ेगा। अगर 1 लाख लिया है 5% के रेट पे, तो साल के अंत में 1,05,000 रुपये आपको हम दे देंगे, चाहे फायदा हो मेरा या नुकसान। लेकिन इक्विटी मार्केट में क्या होगा? वहां पे शेयर में आप पार्टनरशिप बना देते हैं, भागीदार बना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर कंपनी को फायदा होगा तो हो सकता है कि आपको 1 लाख का 1,20,000 मिल जाए। कंपनी को नुकसान हो जाएगा, होगा तो हो सकता है कि 1 लाख का आपको 90,000 मिले, 95,000 मिले। तो फायदा होगा तो आपका फायदा, साथ के साथ भागीदार है ना, पार्टनर है ना, पार्टनरशिप करके बिजनेस कर रहे हैं, तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। ठीक है। तो ये हो गया डेप्ट मार्केट और एक जो इक्विटी मार्केट। इतना हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि ऋण लेने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो डेप्ट फाइनेंसिंग। डेप्ट फाइनेंसिंग का सीधा सा मतलब है कि कर्ज दे करके क्या कहते हैं फाइनेंस लिया गया हो। और या फिर क्या हो सकता था? इक्विटी फाइनेंसिंग, जहाँ के भागीदार बना दिया गया हो। ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। ये कल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि डेप्ट मार्केट में क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है लेकिन लिमिटेड प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि 5% पे फिक्स है कि 5% पे आपसे मैंने कर्जा लिया है, तो मुझे जितना मर्जी फायदा हो जाए या नुकसान हो जाए, आपको तो 5% का ही प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम है। अब भागीदारी में क्या होता है कि भागीदारी में होता है कि जितना मर्जी फायदा हो जाएगा कंपनी को तो उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर नुकसान होगा तो नुकसान होगा। ठीक है। तो अब ऋण लेने के दो तरीके हैं, या तो डेप्ट फाइनेंसिंग या इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में शेयर हो जाता है, और डेप्ट फाइनेंसिंग में क्या होता है? हम लोग जो बॉन्ड जारी करते हैं वो डेप्ट फाइनेंसिंग के तहत होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स थे। मनी मार्केट में जो है कि मनी मार्केट कहने का मतलब क्या है? 1 साल से कम के लिए। तो अगर सरकार जारी करे तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल में क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जारी कर सकते थे, 1 साल से कम पीरियड के लिए जारी होती है। 3 तरीके का होता है ट्रेजरी बिल: 91 दिन, 184 दिन और 364 दिन। और फिर क्या कहते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट जारी नहीं कर सकते थे ट्रेजरी बिल, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना था कि ट्रेजरी बिल जीरो कूपन बॉन्ड कैसे है। तो जीरो कूपन बॉन्ड कैसे होता था कि ये जो बॉन्ड आपको सामने दिख रहा है इसमें क्या है कि कूपन लगा हुआ है, लेकिन ट्रेजरी बिल में किसी तरीके का कूपन रहता था क्या? नहीं रहता था। ट्रेजरी बिल क्या होता था? फेस वैल्यू से डिस्काउंटेड रेट पे खरीदा बेचा जाता था, और फिर क्या होता था जब उसकी मेच्योरिटी होती थी तो उसको जो है कि फेस वैल्यू पे खरीद लिया जाता था। जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रेजरी बिल है जिसका अंकित मूल्य 100 रुपया है, लेकिन अभी अगर आप खरीदेंगे आपको 98 रुपया में मिल जाएगा, और फिर जो है कि सरकार मेच्योरिटी पे आपको 100 रुपया में खरीद लेगी, आपसे खरीद लेगी, तो 2 रुपये का आपको क्या हो जाता था? प्रॉफिट हो जाता था। ट्रेजरी बिल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता था, ये सिर्फ बाइंग और सेलिंग होता था डिस्काउंटेड रेट पे, और फिर खरीदा जाता था उसको वापसी में, तो उसके फेस वैल्यू पे खरीदा जाता था। हम लोग ये भी पढ़े थे ट्रेजरी बिल क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जीरो कूपन बॉन्ड है। ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद ट्रेजरी बिल में क्या था कि 3 तरीके से था। उसमें 91 दिन, 184 दिन और 364 दिन। जो 14 दिन का ट्रेजरी बिल था, एडॉक ट्रेजरी बिल, वो तो अब सरकार निकालती नहीं है। तो अब सरकार को अगर 3 महीने से कम अवधि के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए, कैश मिसमैच हो जाए, तो उसमें सरकार क्या जारी करती थी? तो कैश मैनेजमेंट बिल जारी करती थी। कैश मैनेजमेंट बिल कौन जारी कर सकती थी? सिर्फ और सिर्फ
सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या राज्य सरकार कैश मैनेजमेंट बिल जारी कर सकती है? नहीं सर, नहीं, वो नहीं जारी कर सर। सकती है। एडवांस। कैश मैनेजमेंट बिल भी सेम टू सेम ट्रेजरी बिल भी की तरह है, ये भी जीरो कूपन बॉन्ड है, ये भी लेस देन 91 डेज के लिए जारी होता है और इशूड ऑन द डिस्काउंटेड रेट जारी होता है, ठीक है। और अगर राज्य सरकार जारी करना चाहे तो इस तरीके का व्यवस्था राज्य सरकार के लिए क्या कहलाता था, वेज एंड मीन एडवांस। उसमें क्या होता था, 90 डेज के लिए राज्य सरकार को लोन मिलेगा। कैश कैश मैनेजमेंट का अगर मिसमैच हो जाए, अगर राज्य सरकार को कर्मचारी को वेतन देना है, सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन सरकार को पता है कि जब टैक्स भरेगा जनता तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो उस बीच में सैलरी तो देना पड़ेगा हर मंथ आपको। तो उस बीच में जो है कि वेज एंड मीन एडवांस में कैश मैनेजमेंट मिसमैच हो जाने के लिए सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? तो सरकार मार्केट से, राज्य सरकार मार्केट से पैसा उठाती है। तो 90 दिन के लिए पैसा लेगी, खास करके ये आरबीआई से जाकर के पैसा लाती है। 90 दिन के लिए पैसा लेगी राज्य सरकार तो रेपो रेट पे मिलेगा। 90 दिन से अधिक के लिए पैसा लेगी सरकार, राज्य सरकार, तो रेपो रेट से 1% पे मिलेगा। लिमिट रहता है राज्य सरकार का, मैंने पढ़ाया था कि इससे अगर लिमिट से ज्यादा लोन लेना है तो रेपो रेट से 2% पे मिलेगा, और लिमिट से 2 गुने से भी ज्यादा अगर लोन लेना है राज्य सरकार को तो रेपो रेट से 5% एक्स्ट्रा पे मिलेगा, ठीक है। सरकार के बॉन्ड को गिल्ट एज सिक्योरिटी भी कहा जाता था, क्यों? क्योंकि गिल्ट एज सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि मिनिमम रिस्क है। कंपनी अगर इस तरीके का पेपर जारी करती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, कमर्शियल पेपर, ठीक है। कमर्शियल पेपर कौन जारी कर सकता है? सिर्फ हाई रेटेड कंपनी ही जारी कर सकते थे। कमर्शियल बिल का क्या होता था, कंपनियां अगर आपस में लेन देन के लिए जारी करे तो उसको हम लोग बोलते थे कमर्शियल बिल। बैंक अगर जारी करते थे ऐसे पेपर को तो हम लोग क्या बोलते थे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कितने दिनों के लिए होता था? 7 दिन से 365 दिन के लिए होता था। उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल मार्केट के भी इंस्ट्रूमेंट्स को देखे थे। कैपिटल मार्केट में क्या होता था, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करे तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, डेटेड सिक्योरिटी, दिनांकित प्रतिभूतियां इसको बोला जाता था, जो एक तरीके का क्या होता था, गवर्नमेंट बॉन्ड होता था। स्टेट गवर्नमेंट जारी करता है, उसका एक नाम अलग था, उसका क्या नाम था, स्टेट डेवलपमेंट लोन, उसको एसडीएल हम लोग बोलते थे। उसके बाद फिर जो है कि कॉर्पोरेट अगर जारी करे तो उसको क्या बोलते थे, कॉर्पोरेट बॉन्ड या डिवेंचर बोलते थे, ठीक है। उसके बाद इसका ब्याज दर क्या होता था, बॉन्ड यील्ड क्या होगा, ये सारा चीज हम लोगों ने समझा था। उसके बाद इक्विटी मार्केट में हम लोगों ने ये भी समझा था कि आईपीओ कैसे आता है, रेड हियरिंग प्रोसेस क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ जो है कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ऑफर फॉर सेल भी समझा था। स्वेटेड इक्विटी, कंपनी अगर अपने बड़े अधिकारी को शेयर देती थी तो स्वेटेड इक्विटी, अगर कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को शेयर दे देती थी तो उसको बोलते थे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, बताना स्टार्ट कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट क्या था, तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेजरी बिल के बारे में जाना था। ट्रेजरी बिल क्या है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया किया जाता है, और यह क्या है कि 1 ईयर या उससे कम पीरियड के लिए ही ये जारी होता है। अभी जो जारी हो रहा है रिसेंट में वो 3 टेन्योर के लिए जारी हो रहा है। पहला जो है कि 91 डेज के लिए, दूसरा 182 डेज के लिए, और तीसरा 364 डेज के लिए ये जारी हो रहा है। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, तो इशू किया जाता है ट्रेजरी बिल डिस्काउंटेड रेट पे, और उसको जो है कि फिर खरीदा जाता है, रिडीम अगर किया जाता है तो उसको फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। रिडीम करना मतलब आप लोग समझते हैं कि जब जब वापसी उसको खरीदा जाता है तो उसको, ठीक है। तो ये बता दिए थे हम लोगों ने। उसके बाद कैश मैनेजमेंट बिल भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये कैश मैनेजमेंट बिल भी शॉर्ट टर्म में सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, और ये शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये इस कैश मैनेजमेंट बिल का प्रावधान है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स किसके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, आप ये लिखा हुआ है ना, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ध्यान रखेंगे जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो इसी तरीके से पूछा जाता है। ट्रेजरी बिल इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट का, यस और नो? नो। नो। ट्रेजरी बिल मनी कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कैश मैनेजमेंट बिल इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट का, यस और नो? नो। नो, मनी मार्केट का। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये इंस्ट्रूमेंट किस मार्केट का है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने जाना था, अब समझते हैं कि और भी कुछ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये भी पढ़ाई पिछले क्लास में पढ़ाया ही गया था जब बैंकिंग वाला पढ़ाया गया था, बट यहाँ पे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रेपो मार्केट क्या है? रेपो का सेटलमेंट भी होता था कितने दिनों के लिए, 1 साल के अंतर्गत ही होता था। रेपो खुद ही लॉन्च जो है कि शॉर्ट टर्म के लिए है, या तो यूजली या तो ओवरनाइट में या 14 दिन के लिए, इस तरीके से रेपो का यूज होता था, बहुत कम समय के लिए होता था। रेपो क्या है कि आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है वो रेट क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है।
तो रेपो मार्केट होगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगी, तो आरबीआई जो पैसा देगी वो कम समय के लिए देगी, तो वो इंस्ट्रूमेंट किसका होगा? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होगा। रिवर्स रेपो मार्केट, तो रिवर्स रेपो मार्केट इंस्ट्रूमेंट किसका होगा? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होगा। हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे नाम समझना है, ये बैंकिंग वाले चैप्टर में मैंने इसको डिटेल में पढ़ा है, पिछला वीडियो देख लेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट किसके हैं? तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। बस इसको ध्यान रखने के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। मैंने ये बताया था वेज एंड मीन एडवांस के बारे में, तो ये वेज एंड मीन एडवांस किसका इंस्ट्रूमेंट है? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ये वेज एंड मीन एडवांस कौन जारी करता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जारी करता है। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में वेज एंड मीन एडवांस की तरह क्या जारी करता है? कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल जारी करता है। यहाँ पे देखिए बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट लिखा हुआ है ना, इसको स्टेट गवर्नमेंट कर लीजिएगा, ये तो इन्होंने छोड़ दिया है लिखने के लिए, ठीक है। अब ये समझने की आवश्यकता है कि ये लाइबोर क्या है और माइबोर क्या है, इसको समझते हैं। देखिए ये है लाइबोर है, द लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, इसको लाइबोर बोला जाता है। ये जो है कि एक ग्लोबल बेंचमार्क है रेट। ये क्या बताता है कि शॉर्ट टर्म लोन में, अगर शॉर्ट टर्म के टाइम के लिए बैंक लोन ले तो किस रेट पे लेगा? मनी मार्केट में लिया जाएगा। नहीं, रेट क्या होगा? जैसे कि हमको एक दिन के लिए पैसा चाहिए, तो अब कहाँ से कौन सा इंटरेस्ट रेट पे एक दिन के लिए पैसा हमको दीजिएगा? एक दिन का हाई रेट रहता है सर, क्या बोल 15-16% हाई रेट रहेगा। नहीं, तो वो डिसाइड कौन करेगा? जैसे कि डिसाइड आरबीआई से चाहिए पैसा एक दिन के लिए, आरबीआई डिसाइड करेगा। नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे वो जो रेट डिसाइड होता है, कई बार सिर्फ आरबीआई से ही लेने के लिए नहीं जाता है, और कई बार कमर्शियल बैंक भी अपने एक दूसरे से पैसा लेती है, शॉर्ट टर्म मनी, उसको कॉल मनी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका रेट कौन डिसाइड करेगा? तो इंटरनेशनल लेवल पे ये बेंचमार्क डिसाइड करता है लाइबोर, यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, वहां पे हमेशा वो चलते रहता है, ठीक है। ये 5 करेंसियों में जारी होता है, वो बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपका क्या कहते हैं, क्या बोले संस्था का नाम सर? लेबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। संस्था नहीं है ये, लंदन के मतलब कि मार्केट में ये रेट चलते रहता है, और इसी को जो है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया है, इसको लाइबोर बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ भी है, मेजर ग्लोबल बैंक्स लेंड टू वन अनदर इन द इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट फॉर सेल शॉर्ट टर्म लोन्स, उसको बोला जाता है लाइबोर। तो सेम टू सेम लाइबोर के तर्ज पे भारत सरकार ने भी एक बनाया अपना, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। ये क्या है? सेम टू सेम लाइबोर की तरह ये है माइबोर। ये क्या है? एन इंटरेस्ट रेट एट विच द मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स कैन बोरो फंड्स फ्रॉम द अदर बैंक्स इन इंडिया। एक बैंक दूसरे बैंक से भी फंड बोरो कर सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो कौन से रेट पे डिसाइड होगा? तो वो होगा माइबोर, यानी कि मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। लंदन वाला लाइबोर, मुंबई वाला माइबोर। अब देखिए ये जो लंदन वाला रेट है, ये 5 करेंसियों में, 5 डिनोमिनेटेड करेंसी में इसका रेट जारी होता था। अगर डॉलर में आप लोन लेना चाहते हैं तो आज का इंटरेस्ट रेट ये चल रहा है, अगर येन में लेना चाहते हैं पैसा, इंटरेस्ट रेट ये लगेगा। इसी तरीके से 5 करेंसी है, लेकिन इस लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट में चीन की करेंसी रेनमिन भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना अगर कहीं डिटेल में पूछ ले। और मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट में क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि डॉलर में ही जारी होती है, ठीक है, ये रुपये में नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये सिर्फ नाम जानना है आपको, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि लाइबोर क्या है, तो ये इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बताता है। माइबोर क्या करेगा? तो ये माइबोर जो है कि इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बताएगा, इससे ज्यादा कहीं दिमाग नहीं लगाना है इसमें। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बार बार ध्यान रखेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? एक साल के कम समय में जो सेटलमेंट हो रहा है वो उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट के तहत इशूड बाय गवर्नमेंट के द्वारा इस चीजों को देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इशूड बाय कॉर्पोरेट, ये कल भी मैंने पढ़ाया था। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन जारी करेगा बताइए? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक सरकार मार्केट से पैसा उठाना चाहे तो उसका नाम क्या दिया गया? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सारे टर्म हैं, आपको याद रखने हैं सिर्फ कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन जारी करेगा? तो कमर्शियल बैंक जारी करेगा। कमर्शियल पेपर कौन जारी कर सकता है? तो कमर्शियल पेपर कौन जारी करेगा? कंपनी जारी करेगा। बस नाम अलग अलग है, काम लगभग एक तरीके का। तो
ये क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू बाय द कमर्शियल बैंक। इसमें कमर्शियल बैंक में एक्सक्लूड किया गया है किसको किसको? रीजनल रूरल बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी नहीं कर सकता है। लोकल एरिया बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी नहीं कर सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IFCI ये भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी नहीं कर सकता है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ये ट्रेडेबल होता है और ट्रांसफरेबल होता है। ट्रेडेबल का मतलब क्या है? खरीद बेच सकते हैं। ट्रांसफरेबल का क्या मतलब है कि आप एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो जारी होगा मिनिमम 1 लाख रुपए के मल्टीप्लायर में होगा। मतलब 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, इसी तरीके से 1 लाख के मल्टीपल में ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करता है। तो ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद हम लोगों ने इससे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि लोन कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अगेंस्ट में आपको लोन नहीं मिल सकता। आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को एज ए कोलेटरल यूज नहीं कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन नहीं दिया जा सकता। हम लोगों ने फिर पढ़ा था कमर्शियल पेपर। ये यूपीएससी 2020 में पूछा भी गया था कमर्शियल पेपर के बारे में। तो कमर्शियल पेपर कौन जारी कर सकता है? ये कंपनियां कंपनियां जारी कर सकती है। ठीक है। तो कंपनी कमर्शियल पेपर जारी करती है, कंपनी जारी करती है। ये क्या है? अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन है। तो देखिए अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन है तो ये कंपनी कौन सी कंपनी जारी कर पाएंगे? जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है। ये कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन है। ठीक है। तो ये जो है कि ये कंपनियां जारी करती हैं। कंपनी में कौन कौन सारी कंपनियां जारी कर सकती है? तो ये भी जो जारी होती है कमर्शियल पेपर, ये भी होता है डिस्काउंटेड रेट पे ही जारी होता है और फिर फेस वैल्यू पे इसको खरीद लिया जाता है। ठीक है। अब कंपनी जैसे कमर्शियल पेपर को जारी करती है, कौन कौन सी कंपनियां जारी कर सकती है? एक तो कंपनी है, उसके बाद NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी जारी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जारी कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट के एंटिटीज भी ये कमर्शियल पेपर को जारी कर सकती हैं। जैसे कि आपका बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना सरकार के पास जो PSUज हैं, ट्रस्ट है, ये भी कमर्शियल पेपर को जारी कर सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कोई कॉर्पोरेट बॉडी है जो बड़ी बड़ी बॉडी है जिसका कि नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। आप समझ लीजिए कि कोई छोटे मोटे लोग जारी नहीं कर सकते कमर्शियल पेपर को, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग ही इसको जारी कर सकते हैं। ठीक है। मेच्योरिटी क्या हो सकता है? 7 दिन के लिए हो सकता है। मिनिमम 7 दिन का कमर्शियल पेपर जारी हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1 ईयर का। मैंने बताया कि कमर्शियल पेपर क्या है। सबसे पहले तो ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन है। तो अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन क्या सबको परमिशन मिल जाएगा जारी करने का कि विजय माल्या की कंपनी है वो भी जारी कर लें? भरोसे की बात है ना। तो विजय माल्या की कंपनी नहीं जारी कर सकती है। तो ये कौन जारी कर सकती हैं? जो AAA रेटिंग वाली कंपनी है। यहाँ लिखा हुआ है ना मिनिमम रेटिंग रिक्वायर्ड इज A3। तो जिसका की रेटिंग A3 है, AAA रेटिंग है, AAA+ का रेटिंग है, उसको RBI से अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? मैंने बताया कि मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा किया जाता है। तो RBI से उसे अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। AAA रेटिंग वाली कंपनियों को वो सीधे सीधे जारी कर सकती हैं। और उससे AAA रेटिंग से अगर कम की कंपनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बाकायदे परमिशन वगैरह लेने की उसको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था कमर्शियल पेपर के बारे में। कमर्शियल पेपर के बारे में क्या होता है कि कमर्शियल पेपर सेम टू सेम कमर्शियल बिल जो है सेम टू सेम कमर्शियल पेपर के तरह ही है, लेकिन अंतर इसमें इतना है, कमर्शियल बिल क्या होता है कि कंपनी जब एक दूसरे से आपस में लेन देन के लिए ये पत्र जारी करती हैं उसको बोला जाता है कमर्शियल बिल। ठीक है। और इसकी मेच्योरिटी क्या होती है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, इस तरीके से। अब देखिए, अब है कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब हम लोग आज पढ़ते हैं। नोटिस कॉल मनी क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म मनी है। ठीक है। डिमांड किया जाता है एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, इसको बोला जाता है कॉल मनी। कि फोन किए भाई मुझको पैसा दे देना जरा सा, तुरंत जरूरत है, मार्केट जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, ये क्या है? कॉल मनी। उसी तरीके से बैंकों को भी जरूरत पड़ता होगा कि अडानी साहब मेरे बैंक ब्रांच में बैठे हुए हैं, थोड़ा 50 करोड़ रुपया दीजिए, तो HDFC SBI को तुरंत फोन करेगा तो मैनेजर साहब 50 करोड़ रुपया दीजिए, तुरंत अडानी साहब को लोन देना है। तो ये क्या है? कॉल मनी है। फोन किया तुरंत पैसा चाहिए। तो ये जो है कि डील्स विद द वेरी शॉर्ट टर्म फंड्स एंड डिमांडेड एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर ए फ्यू आवर टू 1 डेज। मतलब कि एक दिन के अंदर अंतर्गत में जो है कि ये मनी का सेटलमेंट होता है, तुरंत हमको जरूरत है, इसको बोला जाता है कॉल मनी।
यानी कि एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करेगा? तो कॉल मनी करेगा। तो ये क्या होगा? एक दिन तक के लिए, ध्यान रखिएगा। ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। नोटिस मनी, नोटिस मनी क्या है? फॉर बोरिंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन फॉर 2 से 14 दिन, 2 से 14 दिन के लिए अगर इस तरीके से पैसे का लेन देन हो, उसको क्या बोला जाता है? नोटिस मनी बोला जाता है। तो 14 दिन के लिए बात, 14 दिन से ज्यादा के लिए अगर पैसा लिया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोलेंगे टर्म मनी। लेंडिंग एंड बोरिंग फंड्स फॉर बियॉन्ड द 14 डेज, जो 14 दिन से बाद के लिए होता है, उसको क्या बोला जाता है? टर्म मनी। उसके बाद एक टर्म होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट। ये जो है कि यूजुअली एक कॉर्पोरेट कंपनी दूसरे कॉर्पोरेट कंपनी से उधार वगैरह लेने के लिए ये काम का यूज किया जाता है। देखिए, कैश मैनेजमेंट कमर्शियल बिल में क्या था? कमर्शियल बिल में था कि मान लीजिए कि टाटा कंपनी ने किसी से एमआरएफ कंपनी से टायर खरीदा। एमआरएफ कंपनी को अभी जो है कि पैसा नहीं देना है, एमआरएफ कंपनी को जो है कि दो महीने के बाद पैसा देना है, तो वो कमर्शियल बिल जारी कर देगा 60 दिन का, कि 60 दिन के बाद आपको इतने का कमर्शियल बिल है, ये आपको पैसा मिल जाएगा, और साथ के साथ जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो या तो इंटरेस्ट पे जारी होगा या फिर उसमें डिस्काउंटेड रेट पे जारी होगा वो, ठीक है। लेकिन ये फंडा अलग है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट ये अलग है। ये जो है कि अनसिक्योर्ड लोन एक्सटेंडेड बाय द वन कॉर्पोरेट टू अनदर, एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट को, ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं यूज होता है। ये एक कॉर्पोरेट कंपनी दूसरे कॉर्पोरेट कंपनी से लेते रहता है। जैसे कि मुकेश अंबानी साहब महिंद्रा साहब को फोन करें कि थोड़ा सा पैसा दे दीजिएगा, जरूरत है जियो वाला, तो वो मिल जाएगा। महिंद्रा वाला कभी अडानी साहब को फोन करेगा, हमको थोड़ा सा पैसा दे दीजिएगा। तो ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट है, ठीक है। उसके बाद ये एक बनाया गया है 1988 में, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? हो सकता है कई बार पूछ ले कि डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया क्या है। तो ये जो है कि ये इस्टेब्लिश किया गया है आरबीआई के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग एन एक्टिविटी इन सेकेंडरी मार्केट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए आप क्या चीज है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट हम लोगों ने पढ़ा था। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या? जहाँ पे कि फ्रेश पैक माल बिके, एकदम पेटी पैक। सेकेंडरी मार्केट क्या? जहाँ पे कि सेकेंड हैंड माल बिके, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलेंगे, ठीक है। ये जो DFHI है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1998 में स्टेब्लिश किया गया है। इसका काम क्या है? ये क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपिंग एन एक्टिविटी सेकेंडरी मार्केट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को खरीदने और बेचने का, दूसरी बार खरीदने और बेचने की व्यवस्था को ये जो है कि डेवलप करने का प्रयास करता है, उसको फैसिलिटेट देने का प्रयास करता है। क्या ये बात समझ में आया आपको? मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में बिकेगा। सेकेंडरी मार्केट में बिकने का मतलब क्या है? कि दोबारा खरीदा बेचा जाएगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? कि 1 साल के कम के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े हैं, इसको सेकेंडरी मार्केट में दोबारा खरीदा बेचा जा सके, उसकी व्यवस्था को कौन डेवलप करता है? तो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जिसको कि बोला जाता है DFHI। ये नाम है, बस ध्यान रखना है कि किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, कई बार जो है कि पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टर्म एसोसिएटेड विथ मनी मार्केट है। बहुत सारे टर्म हैं इस चैप्टर में, इतने टर्म हैं, यूपीएससी भी इतने सारे टर्म को, नया नया टर्म को पूछ रहे हैं। खास करके पिछले 2-3 साल से यूपीएससी को तो ऐसी खुजली मची है कि वो शेयर मार्केट में घुस घुस के ऐसे ऐसे टर्म पूछते हैं, कहने की बात नहीं। हम लोग जो है कि कुछ टर्म को ही देखेंगे, समझेंगे, जो हमारे काम का है, और जो काम का नहीं है उसको छोड़ देंगे। क्योंकि पता चले अभी कल का करंट अफेयर पढ़ेंगे, कल 2 नया टर्म आपको मनी मार्केट का या फिर स्टॉक मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का दिख जाए, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। वेलफेयर अप्रोच क्या है? जैसे हम लोगों ने रेड हेरिंग प्राइसेस पढ़ा था ना कल, सेम टू सेम उसी तरीके से ये वेलफेयर अप्रोच है। वेलफेयर अप्रोच है कि फॉर द वैल्यूएशन ऑफ मनी मार्केट एंड डेट सिक्योरिटी। वैल्यूएशन कौन करेगा? तो उस वैल्यूएशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? वेलफेयर अप्रोच। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ये शॉर्ट रन लिक्विडिटी। आप शॉर्ट रन लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं कि कम समय के लिए लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कि वैसे एसेट जो कैश में जल्दी से चेंजेबल हो सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? लिक्विड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और ये क्या करती है? तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? ट्रेजरी बिल का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, रेपो का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कमर्शियल पेपर का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। उसके बाद क्या है, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर ऑफ मैचिंग, ये क्या है, तो ये तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जारी किया है, इसका नाम दिया गया है ये, ठीक है। उसी तरीके से सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड है, ये जो है कि अलग अलग बैंकों को सर्विस दिया करती है, ये डिपॉजिट रखने वगैरह का, इसको बोला जाता है, ठीक है। मेनली जो हम लोग को पढ़ना है कैपिटल मार्केट के बारे में। मनी मार्केट क्या था, एक साल से कम का इंस्ट्रूमेंट था। कैपिटल मार्केट क्या है, एक साल से ज्यादा का इंस्ट्रूमेंट। ज्यादा का इंस्ट्रूमेंट। इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे एक साल से ज्यादा का इंस्ट्रूमेंट। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एक साल से कम का इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है। अब देखिए कैपिटल मार्केट क्या करेगा, ये बताएगा कि जिसकी मैच्योरिटी एक साल या उससे ज्यादा हो, ठीक है। इसमें इंक्लूड है इक्विटी मार्केट और डेब्ट मार्केट। अब इक्विटी मार्केट और डेब्ट मार्केट का मतलब क्या है, इसको समझिए। कैपिटल मार्केट का मतलब है जो ऐसा मार्केट जहां पे कि एक साल से ज्यादा के लिए जो है कि लेन देन होता हो, बात सिंपल है। इक्विटी मार्केट का मतलब क्या है, वैसा मार्केट जहां पे कि हम पैसा लेंगे साथ में साथ भागीदार बना देंगे, जैसे शेयर देंगे आपको, तो ये क्या हो गया, भागीदार बना देना, इसको क्या बोलेंगे, इक्विटी मार्केट, पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करना। ये क्या है, एग्जाम्पल इक्विटी मार्केट का। डेब्ट मार्केट का एग्जाम्पल क्या है, डेब्ट मार्केट का एग्जाम्पल है सीधा सीधा कर्जा लो, बात खत्म। उसको क्या, डेब्ट मतलब भी कर्ज ही होता है ना, तो आज जो है कि उसको क्या बोला जाएगा, उसको डेब्ट मार्केट बोला जाता है। देखिए अब ये कैपिटल मार्केट में दोनों हो सकता है, इक्विटी मार्केट भी हो सकता है, डेब्ट मार्केट भी हो सकता है। आरबीआई रेगुलेट करता है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। अब कैपिटल मार्केट में जो लॉन्ग टर्म का गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा उसका रेगुलेशन कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा। मनी मार्केट को कौन देख रहा था, आरबीआई देख रहा था पूरी तरीके से, ठीक है। चाहे कंपनी जारी करे, चाहे बैंक जारी करे, चाहे सरकार जारी करे, चाहे राज्य सरकार जारी करे, चाहे केंद्र सरकार जारी करे, मनी मार्केट का पूरा कंट्रोल कौन देख रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, मनी मार्केट का कंट्रोलर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई। और आरबीआई। कैपिटल मार्केट में सरकार का जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होगा, एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का मतलब एक साल से ज्यादा के लिए जो जारी किया गया है, तो उसका देख रेख सरकार वाला सिस्टम कौन देखेगा, आरबीआई, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट डेब्ट, कॉर्पोरेट भी तो पैसा उठाती है मार्केट से लंबे समय के लिए, उसको कौन देखेगा, तो वो देखेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है, सेबी है। और कॉर्पोरेट का काम देखेगा कौन, तो सेबी देखेगा। इसमें हम लोगों ने जो है कि 3-4 तरीके का इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, कल हम लोगों ने पढ़ा था। अगर डेटेड सिक्योरिटी जारी होती है तो वो कौन जारी कर सकता है, कैपिटल मार्केट में डेटेड सिक्योरिटी कौन जारी करता है, आरबीआई। नहीं, कल हम लोगों ने पढ़ा था, गवर्नमेंट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी जारी करता है, जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड आप लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो कौन जारी करता है। जैसे ही हम लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट बॉन्ड जारी हुआ है, आपका दिमाग क्या लगेगा कि एक साल से ज्यादा के लिए जारी हुआ है। जैसे बोलेंगे कि डेटेड सिक्योरिटी, सेम बात है, अलग नहीं है, डेटेड सिक्योरिटी जारी हुआ है तो केंद्र सरकार ने जारी किया है और एक साल से ज्यादा के लिए जारी किया है, ठीक है, वो डेटेड सिक्योरिटी है। उसके बाद जैसे राज्य सरकार को एक साल से लंबे समय के लिए लोन लेना होगा, तो उस लोन का क्या नाम होगा, राज्य सरकार को एक साल से अधिक समय के लिए लोन लेना है, उसका क्या नाम होगा। कल हम लोगों ने कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा है, स्टेट डेवलपमेंट लोन सुने थे, यस जी सर। हाँ, तो स्टेट डेवलपमेंट लोन अगर राज्य सरकार को एक साल से ज्यादा समय के लिए लेना है, स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या है, किस मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट का या कैपिटल मार्केट का, कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट का। हम कैपिटल बोलेंगे कि वेज एंड एडवांस बिल, ये जो है कि इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट का, सही है गलत, गलत सर। गलत, ठीक है। हम बोले कॉर्पोरेट बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट का, सही है गलत, गलत कैसे हो गया, कॉर्पोरेट वहां पे क्या जारी करते थे, सही है, सही। कॉमर्शियल पेपर जारी करते थे ना। मनी मार्केट से अगर कंपनी को पैसा उठाना हो तो वो कॉमर्शियल पेपर जारी करती है, अगर लंबे समय के लिए पैसा उठाना हो तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करती है, ठीक है।
ओके ये बताइए कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सर। किस मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट का या कैपिटल मार्केट का? कैपिटल मनी मार्केट मार्केट मनी मार्केट मनी का मार्केट मनी मार्केट का, कैपिटल मार्केट का नहीं है। ठीक है, इस चीजों का ध्यान रखना है। सर हाँ, बॉन्ड हम उसको देखेंगे नहीं। एक एक करके, अभी पढ़ेंगे। मसाला बॉन्ड है आपका, फिर पांडा बॉन्ड है आपका, उदय बॉन्ड है आपका, बेयर बॉन्ड है आपका, उसके बाद फिर महाराजा बॉन्ड है, एलिफेंट बॉन्ड है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। ठीक है, ये सारे बॉन्ड को एक एक करके पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना। ठीक है, देखिए जो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने देख लिया। पहला क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी होगा, राज्य सरकार के द्वारा वो जारी नहीं होता है। राज्य सरकार अगर जारी करे तो उसको स्टेट डेवलपमेंट लोन बोलेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी होगा। अगर कॉर्पोरेट जारी करती है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो समझ गया क्या, मैसेज आना स्टार्ट हो गया। नहीं सर बाकी है 15 मिनट गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी, ओके गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट डेवलपमेंट लोन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कॉर्पोरेट बॉन्ड कॉर्पोरेट कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में अंतर क्या है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में अंतर है। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या, पेटी पैक माल। सेकेंडरी मार्केट क्या, जहाँ पे कि खुद बिका हुआ माल फिर से बिके। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए, OLX प्राइमरी मार्केट फ्लिपकार्ट, सेकेंडरी मार्केट OLX। ठीक है, गुड इवनिंग दीपक। 12 घंटा अगर आप पढ़ेंगे तो 8 घंटे का 7 घंटे का पढ़ाई निकलेगा। 12 घंटा बैठेंगे तब, इसलिए अगर आपको 10 घंटा पढ़ना है तो 12 घंटा बैठना पड़ेगा। 2 घंटा तो सोचने में, कई बार दिमाग कहीं जाता है, कई बार रील देखने में। कृपया करके मोबाइल चलाना, रील देखना, इन सबको कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो जिंदगी भर यही मोबाइल चलाते रह जाइएगा, कोई काम नहीं देने वाला है। एक टर्म आया है पॉपअप ब्रेन हो गया है। ठीक है, पॉपअप ब्रेन क्या होता है कि आपके ब्रेन में हमेशा डोपामिन रिलीज होते रहता है, हमको रील देखने की इच्छा जागी होती रहती है। ठीक है, तो इन सब चीजों से Yes. थोड़ा सा ऊपर उठिए अभी। चलिए देखते हैं प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे कैपिटल राइज करने के लिए सिक्योरिटी यूज किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा फर्स्ट टाइम में। ठीक है, यहाँ पे जो पैसा उठाया जाएगा मार्केट से फर्स्ट टाइम उठाया जाएगा। ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट में क्या करेगा कि ऑलरेडी जो इशू किए गए हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बॉन्ड भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी जो ऑलरेडी इशू हो गए हैं, ये फैसिलिटेट करता है ट्रेड को कि फिर आप उसको बेच दीजिए, आप उसको बेच दीजिए, आप उसको बेच दीजिए। ये कहाँ होगा, सेकेंडरी मार्केट में। फर्स्ट टाइम पैसा उठेगा, इन्वेस्टर अगर फर्स्ट टाइम पैसा उठाना चाहेगा तो वो कहाँ आएगा, प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या करता है कि फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट करता है। जैसे कि आपने आईपीओ लॉन्च किया, आईपीओ क्या है, एक फाइनेंशियल एसेट है। तो आईपीओ आपने लॉन्च किया, उसके अगेंस्ट में लोगों ने आपको पैसा दिया, तो वो क्या होता है, आपने एक फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट किया। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है, यहाँ पे जो एसेट पहले से क्रिएटेड है, जैसे कि शेयर, टाटा का शेयर क्रिएटेड है, या जोमेटो का आईपीओ लॉन्च है, या पेटीएम का आईपीओ लॉन्च है, उस आईपीओ को, उस शेयर को फिर यहाँ पे क्या होगा कि उस शेयर को लोग दोबारा खरीदेंगे, बेचेंगे। तो सेकेंडरी मार्केट क्या करता है, मेक्स द एसेट मार्केटेबल, उसको खरीदने बेचने योग्य बनाता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या करता है, प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली। यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली होता है, क्यों, क्योंकि कोई कंपनी आई नहीं, उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया, यहाँ पे उससे पैसा उठाया। ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे जो प्रमोशन होता है कैपिटल फॉर्मेशन का, वो इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, अब इस चीज को देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में चीजें इनडायरेक्टली होगी। यहाँ पे ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टैक्स। आप इस चीज को समझिए कि बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टैक्स का क्या मतलब होता है। मैंने कल बताया था, जो बॉन्ड बेचेगा वो कर्ज लेगा। ठीक है, और जो बॉन्ड खरीदेगा वो कर्ज देगा। ये टर्म मैंने कल क्लियर किया था ना, है याद? जी सर। जैसे भारत सरकार ने बॉन्ड जी बेचा, सर तो इसमें कर्जदार कौन हुआ, भारत सरकार। भारत भारत सरकार। सरकार हुई। भारत सरकार। भारत सरकार कर्जदार हुआ, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक्स प्लेस। मतलब कि पहली बार ही कोई चीज बिक रहा है,
यहाँ पे दोबारा तो नहीं बिकता ना प्राइमरी मार्केट में, पहली बार ही फ्रेश पेटी पैक माल बिक रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहली बार ही खरीदा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदा, कमर्शियल पेपर को खरीदा सरकार से सीधा, तो पहली बार ही खरीदा जा सकता है। यहाँ पे यही कह रहा है कि ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या आप दोबारा बेच सकते हैं प्राइमरी मार्केट में? सेकंड हैंड माल बिकेगा आपका? नहीं नहीं बिकेगा। नहीं सेकंड हैंड माल कहाँ बिकेगा? सेकेंडरी मार्केट में। तो इसीलिए कह रहा है कि ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक्स प्लेस, सिर्फ आप सरकार से ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं, आप प्राइमरी मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी मार्केट में? बोथ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस, यहाँ पे खरीदा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है, सेकंड हैंड मार्केट है ये। ठीक है, यहाँ पे कौन प्राइमरी मार्केट में प्राइस का डिटरमाइन कौन करेगा? प्राइस को कौन देखेगा, कौन डिटरमाइन करेगा? तो प्राइस डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कंपनी के द्वारा, कि मेरा इतने दाम का आईपीओ है, लेना है तो लीजिए, मेरे शेयर का दाम इतना है, लेना है तो लीजिए, इससे कम भाव पे बेचेंगे नहीं, इससे ज्यादा भाव पे ही हम बेचेंगे। ट्रेजरी बिल सरकार जारी करेगी तो इतने का ट्रेजरी बिल है, लेना है तो लीजिए, ये ना। तो यहाँ डिटरमाइन करने वाला कौन है? कंपनी है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा? प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी। अब आपके शेयर का वैल्यू क्या है मार्केट में, उसके हिसाब से उसका डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है। पेटीएम का शेयर कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये प्राइस कौन डिटरमाइन कर रहा है? कि कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट में कैसा है उसके हिसाब से, तो डिमांड एंड सप्लाई उस शेयर का कैसा है उसके हिसाब से तय हो रहा है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट स्पेसिफिक प्लेस पे लोकेटेड है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद में है। इस तरीके से कई सारे स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये सेकेंडरी मार्केट एक फिजिकल प्लेस पे, स्पेसिफिक प्लेस पे ये लोकेटेड है, लेकिन प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं क्या, वेज टू राइज कैपिटल इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में पैसे उठाने के तरीके क्या हैं? प्राइमरी मार्केट मतलब क्या? टर्म को हमेशा ध्यान रखिए। फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी जहाँ बेचा जाता है। हाँ, जहाँ फर्स्ट टाइम फ्रेश पेटी पैक माल का बात हो रहा है, प्राइमरी मार्केट से पैसा कैसे उठाया जाएगा इस चीज को समझिए। सबसे पहला तरीका है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का ये सारे टर्म है, बस टर्म को ध्यान में रखना है। टर्म से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाने का। पब्लिक इशू है, पब्लिक इशू का मतलब क्या है कि ओपन फॉर ऑल इंडियन सिटीजन, सारे भारतीयों के लिए। तो सभी भारतीयों के लिए, अगर सभी भारतीय नागरिकों के लिए ये पब्लिक इशू कर दिया जाता है तो इसका क्या हो जाएगा? बेस बहुत ब्रॉड हो जाएगा, बहुत लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड है पब्लिक इशू, यानी कि अगर सब कंपनी सभी भारतीयों के लिए पब्लिकली बेचना स्टार्ट कर दे माल, कि हाँ मेरा यहाँ पे शेयर लिस्टेड है, ये है मेरा शेयर, जिसको खरीदना है ये खरीदिए। ठीक है, इसको बोला जाता है पब्लिक इशू। उसी तरीके से होता है राइट इशू। राइट इशू जो होता है, ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं कंपनी के, उन्हीं को खरीदने का अधिकार रहता है, उसको बोला जाता है राइट्स इशू। ठीक है, जैसे टाटा का किसी व्यक्ति ने पहले से शेयर खरीद के रखा है, तो वो जब शेयर फिर से बेचने का अगर टाटा का मन हुआ तो लिख देंगे कि ये शेयर राइट्स इशू है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कंपनी का, वही लोग सिर्फ खरीद सकते हैं। एक तरीका होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, इसमें सबको नहीं बेचा जाता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ही शेयर बेचा जाएगा, और वो भी उस ग्रुप में 49 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइवेट प्लेसमेंट। बस ये टर्म है, इसको ध्यान रखना है। पब्लिक इशू मतलब सभी आम जनता के लिए खुला हुआ है, कोई भी मार्केट में खरीद सकता है। राइट इशू का मतलब कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है सिर्फ वही लोग शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद फिर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को ही ये दिया जाता है, वही खरीद सकते हैं, उसमें भी 49 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। उसके बाद होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। यहाँ पे देखिए एक टर्म यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया लिखने में। प्रेफरेंशियल काइंड्स, तो ये शेयर भी होता है प्रेफरेंशियल काइंड का, कि किसी सर्टेन लोगों को, सर्टेन कैटेगरी ऑफ पब्लिक को ही ये बेचा जाएगा, उसको बोला जाता है प्रेफरेंशियल काइंड ऑफ इशू। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्ट होता है कि प्रेफरेंशियल शेयर होता है, आप सुने इस तरीके का टर्म सुनते होंगे। तो जो राइट्स इशू जैसे हो गया कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, अगर प्रेफरेंशियल टर्म आ रहा है तो इसका मतलब है कि इशू रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन कैटेगरी ऑफ पब्लिक ओनली, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट अगर किया गया है तो उसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को ही ये बेचा जाएगा। उसी तरीके से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये
लिस्टेड कंपनी लोग इशू करते हैं कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ एंटिटी को ही जैसा बेचा जाएगा, और ये बड़े बड़े कंपनियां कर सकती हैं। लिस्टेड कंपनी का मतलब ही है कि कंपनी बहुत बड़ी है, इस बात का ध्यान रखिए। लिस्टेड कंपनी कब होगी? सबसे पहले उस कंपनी का रेड हेयरिंग प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर वो आईपीओ लॉन्च करेंगे, आईपीओ सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब होने के बाद वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में जाकर लिस्ट होगी। अगर कंपनी लिस्ट हो गई है तो उसका शेयर सेकेंडरी मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है अब, ठीक है। तो ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो होता है, प्रेफरेंस देना वो समझते हैं ना, कि जैसे कि भाई भतीजावाद में क्या होता है, अपने बेटा को ही प्रेफरेंस दे दिया, उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसी को प्रेफरेंस देना बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि कई बार बोला जाता है ना कि इस मीटिंग में जो है कि या फिर इस सिलेक्शन में गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जाए, पहले किसको चुनने का प्रयास किया जाएगा? जो लड़कियां हैं उसको, ठीक है। इसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोला जाता है। तो ये जो कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है और सेल करती है, तो ये ग्रुप ऑफ एंटिटी को ही मतलब कि सेल किया जाता है। जैसे जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, जीरोधा वगैरह है, उन लोगों को, या फिर झुनझुनवाला साहब का था, ऐसे लोगों को, ठीक है। ये ये कौन कर सकता है? तो ये किसी इंस्टीट्यूशंस को दे सकता है, बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो आपका ये जीरोधा है, या फिर क्या कहते हैं आजकल वो मेक माई मनी, बहुत बहुत सारे लोग आ गए हैं, या कोई प्रमोटर है या पर्टिकुलर लोग हैं, उन्हीं को दिया जा सकता है। उसके बाद है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये बिल्कुल ही, जब आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, वहां पे कुछ लोगों का लिखा हुआ नाम बाकायदे लिस्टेड है, जो बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो बहुत दिनों से ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, वो उनका नाम है क्वालिफाइड लोगों में, तो सिर्फ उन्हीं को अगर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब ये है डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल, इसको समझिए क्या है ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल क्या है। जैसे एक कंपनी है, कंपनी मान लीजिए कि विजय माल्या की कंपनी है, वही किंगफिशर वाली, वो बोलेगा कि हम जो है कि 50,000 करोड़ का शेयर जारी करेंगे मार्केट में, उसको जारी करने देगा? नहीं जारी करने देगा ना। तो उसका जब रेड हियरिंग प्रोसेस होगा, रेड हियरिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपके कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, आपके कंपनी में स्टाफ कितना है, आपके कंपनी में कितना सैलरी देते हैं, कितना का सेलिंग करते हैं, कितना का बाइंग करते हैं, ये सब चीज देखा तो जाएगा ना पहले, कि ऐसे ही किसी को मुंह उठा के कि हम जा रहे हैं 50 करोड़ रुपया मार्केट से उठाने के लिए, ऐसे थोड़ी होता है। तो रेड हेयरिंग प्रोसेस में यही सब तो देखा जाता है। तो ऑथराइज कैपिटल बनाया जाता है कि इस कंपनी को इतने लाख रुपए तक का या इतने करोड़ रुपए तक का ही शेयर इशू करने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। तो वही कहता है ऑथराइज कंपनी को ऑथराइज कैपिटल दिया जाता है कि इतने तक का ही आप शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एक कंपनी इज लीगली अलाउड टू इशू, इतना नंबर ही शेयर आप इशू कर सकते हैं। 5,000 शेयर, 100 शेयर ही इशू कर सकते हैं, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते हैं। उसको बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल, कि इतने दाम तक का ही आप शेयर इशू करेंगे और इतना करोड़ रुपया ही आप मार्केट से उठा सकते हैं। क्या हो गया? ये मैक्सिमम कैपिटल जो परमिशन मिला है आपको बाजार में लेने का, जो सेबी ने आपको परमिशन दिया है, वही उतना ही, उसको क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी लीगली अलाउड टू इशू, उसको बोला जाएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? कि अब जैसे हमको बोल दिया गया कि आप 5,000 या 10,000 शेयर इशू कर सकते हैं, तो कंपनी का मन है कि हम 10,000 शेयर एक बार में इशू नहीं करेंगे, हम अभी 2,000 ही इशू करेंगे। तो कितना शेयर एक्चुअली इशू किया गया है कंपनी के द्वारा फॉर द शेयर होल्डर, कितना शेयर बेचने के लिए इशू किया गया है, उसी को क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। कैपिटल को कितना इशू किया गया। ऑथराइज कैपिटल मतलब कि कितना उसको अथॉरिटी मिला था मैक्सिमम। इशू मतलब उसमें से उन्होंने, उस कंपनी ने कितना बेचने के लिए पब्लिकली निकाला है। पेड अप कैपिटल, सॉरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मान लीजिए कि कंपनी ने 2,000 शेयर बेचने के लिए निकाला मार्केट में, कोई जरूरी है 2,000 का 2,000 शेयर बिक जाएगा? हो सकता है 1,500-1,200 शेयर बिके या 1,800 शेयर बिके। तो उस 2,000 शेयर में से कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ, कितना शेयर खरीदा गया, उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। फिर होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है? कि शेयर होल्डर ने 2,000 या 1,800 शेयर बेच के उन्होंने कितना पैसा उठाया, कारण पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच द कंपनी हैज रेज्ड पेमेंट, कितना पैसा उन्होंने उस शेयर को बेच करके उठाया, उसको क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। एक एक लाइन में समझना हो तो, ऑथराइज कैपिटल का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी को परमिशन मिल गया है बेचने के लिए। इशू कैपिटल, अब कंपनी का मर्जी है कि उस 2,000 शेयर में से हमको कितना शेयर बेचना है। सब्सक्राइब कैपिटल, कितना शेयर बिका आपका मार्केट में, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। पेड अप कैपिटल, उससे आपने कितना पैसा उठाया।
ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद इसको आप पढ़ सकते हैं खुद से भी कि डेप्ट मार्केट, इक्विटी मार्केट क्या है, ये मैंने समझा दिया है। इसको खुद से पढ़ेंगे, खुद से भी समझ में आएगा। वैसे मैं कल समझाऊंगा इन सब चीजों को, ठीक है, लेकिन अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा।